हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के बारे में कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आपको किस तरीके से अपना जो आंसर है वो लिखना है जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्ट्रेस में हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ सकता है, ये जो बुक है ये काफ़ी हार्ड है, याद नहीं हो रही है। तो एक ही सॉल्यूशन है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मे भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो 1 वीक है या फिर आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से आपको एक यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो सेक्शन सी है उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, आप वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड जो सेक्शन बी है उसमें भी आप उस यूनिट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे आप सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स कि कोई भी अगर आप यूनिट पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि एक यूनिट में लगभग आपके 5 या 6 क्वेश्चन ही बनते हैं, और अगर आप उन 5 या 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो वही जो क्वेश्चन है उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको ये जो यूनिट है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इन तीनों में से एक अच्छे से तैयार करनी है। क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि प्रदेश क्या होता है, किसी भी एक भौतिक प्रदेश के बारे में आपको बताना है, जैसे कि मानसूनी प्रदेश हो सकता है, प्रेयरी प्रदेश हो सकता है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इस तरीके से। जो सेकंड यूनिट है वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड है, थर्ड यूनिट आपकी चाइना से रिलेटेड है। लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है इसमें क्या है कि आपके दो दो कंट्रीज़ हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपने यूनिट एक अच्छे तरीके से तैयार करनी है तो ये फर्स्ट से लेकर थर्ड तक में से ही कोई एक यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो क्वेश्चन की वर्डिंग सेम होती है, बस वहाँ पर क्या कि अमेरिका से रिलेटेड, चीन से रिलेटेड इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप पॉइंट्स याद कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको वैसा ही आंसर वहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बात है कि जैसे मान लो आप अगर फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड पूरी अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हो क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको सेक्शन सी में एक आंसर करना होता है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना होता है, एंड आपको 5 या 6 पेज वहाँ पर लिखने होते हैं। एक पेज आप मैप बनाकर भी इजी वे में कर सकते हो कवर, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें तो क्या है कि आपको पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये मैप दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप मैप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कि सेम वैसा ही मैप बनाना है, डिटो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस थोड़ी बहुत शेप देनी होती है और ये दिखाना होता है कि हाँ ये मैप है एंड इसमें ये जगह यहाँ पर है। जैसे कि अगर आप भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में बता रहे हो तो आपने पूरा वर्ल्ड का मैप बना दिया और वहाँ पर जो भी भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसे वहाँ पर शो कर देना। इसी तरीके से अगर प्रेरी प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से मैप बनाना है और जहाँ पर भी प्रेरी प्रदेश है, घास के मैदान, वहाँ पर आपको वो चीज़ें शो कर देनी है। अगर क्वेश्चन आपका जैसे कि मरुस्थलीय से रिलेटेड आता है तो जहाँ पर भी जैसे कि अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है, अफ्रीका में, एशिया में कौन सा मरुस्थल है, वो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर शो कर देना। इस तरीके से आपकी पहले यूनिट अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और आपको मैप जो बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। एंड फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आप मानसूनी प्रदेश और जो प्रेरी प्रदेश हैं वो अच्छे से पढ़ लो, एक क्वेश्चन में भी यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड यूनिट से रिलेटेड। सेकंड यूनिट जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहाँ पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये पेंसिल से बनाया हुआ है, इसलिए मे भी आपको शायद प्रॉपर वे में ना भी समझ आए, तो मैं ये जो फ़ोटोज़ हैं ये टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दूँगी, नई शुरुआत के नाम से ही है। एंड ये क्या है कि जैसे आप सभी ने पढ़ी रखा है कि अगर आपने अमेरिका वाली यूनिट पढ़ी है तो अमेरिका में क्या है कि उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला जो है वो कनाडा है, उसके बाद नीचे यूएसए और उसके बाद मैक्सिको, ठीक है। इस तरीके से उत्तरी अमेरिका को डिवाइड कर रखा है। तो ये जो आपके सामने मैप बनाया गया है ये नदियों से रिलेटेड है। अगर जैसे अमेरिका का आप पढ़ रहे हो तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कि अमेरिका के भौतिक प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड वहाँ का अपवाह तंत्र, और ये जो मैप है ये अपवाह तंत्र से ही रिलेटेड है, इस मैप को भी मैं अभी आपको समझा दूंगी।
थर्ड क्वेश्चन है जो वो आपका कोई भी उद्योग पूछा जा सकता है, या तो ये पूछ लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों के बारे में बताओ, या फिर ये पूछ लेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताओ। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो जलवायु से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु भी जो दर्शाए हैं उसके बारे में बताओ। इसी तरीके से खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके के बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मान लो अगर आपको 5 पेज वाला आंसर, लॉन्ग आंसर करना है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आप इस तरीके से अमेरिका की शेप दे देना, उसके बाद यहाँ पर ऊपर कनाडा लिख देना, फिर नीचे मैक्सिको की खाड़ी जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड में आप हडसन की खाड़ी लिख देना, और इस तरफ जहाँ पर अटलांटिक सागर लिखा है सेम ऐसा लिख देना, मैक्सिको की खाड़ी लिख देना, कैलिफोर्निया की खाड़ी लिख देना। ये नाम तो आप लिख ही देना, चाहे अमेरिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर है जो वो आपका मैप देखेगा, आपने इतने सारे नाम देखेगा, वो पहले ही खुश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि अफवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे एक लाइन लगाई गई है डैश डैश में, जिस पर लिखा हुआ है रॉकी पर्वत, ये आपने लिख देना। उसके बाद कनाडा से नीचे देखोगे तो मिनेसोटा लिखा हुआ है, ये एक मेन नदी होगी, तो इसी तरीके से आपने ये नदी पूरी बहा देनी है यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि कुछ 3 या 4 नदियाँ, जैसे कि यहाँ पर मिसौरी नदी, ओहियो, टेनेंसी, ये 3 नदियाँ ही अगर आप शो कर दोगे तो भी आपका काम सर जाएगा। ठीक है, इतना भी कर देते हो तो बस ये हो जाएगा कि आपने मैप बनाया है, मैप से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन किया है वो आपने अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, इसके अलावा 1-2 जो और नदियाँ हैं वो भी अगर आप चाहो तो वो शो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका जो मैप है ये अमेरिका से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात कर लेते हैं। ये जो आपके सामने 2 क्वेश्चन है, एक तो है जलवायु से रिलेटेड और एक है उद्योग से रिलेटेड। आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, किसी भी, जैसे अफ्रीका का क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका का आ रहा है, या फिर चीन का आ रहा है, अमेरिका का आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उद्योग से रिलेटेड या फिर जलवायु से रिलेटेड, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। बस जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है आपको बस वही नाम लिखना है। तो चीन का आ रहा है तो चीन का लिख देना, अमेरिका का आ रहा है अमेरिका का, जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आपने करना है। अगर जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ये पॉइंट्स कि वो जो प्रदेश है उसकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो चीन है वो तो क्या है कि 0 डिग्री रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के पास में है, लेकिन जो अमेरिका है वो दूर है। श्रीलंका है जो वो पास में है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि किसकी कौन सी कंट्री की कंडीशन कहाँ पर है भूमध्य रेखा की। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है अक्षांश व देशांतर, कि जो भी कंट्री अगर वो 0 डिग्री के पास में है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो दूर जाएगी भूमध्य रेखा के वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर यानी कि जैसे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे लिख देना अक्षांश व देशांतर। हर एक पॉइंट में पहली लाइन क्या बनेगी कि इस देश की जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांश व देशांतर का। फिर सेकंड वाले में लिख देना समुद्र तल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या फिर लिख सकते हो कि जो अक्षांश व देशांतर है वो इस देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहली लाइन तो आप पॉइंट से रिलेटेड ही लिख देना। अब आप बता देना कि जैसे यानी कि अगर चीन से रिलेटेड आ रहा है तो आप लिख दोगे कि भूमध्य रेखा के पास में है चीन, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। अगर अमेरिका से रिलेटेड आ रहा है तो आप लिख दोगे कि अमेरिका है जो भूमध्य रेखा के दूर है, इसलिए वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। जैसे जैसे अक्षांशों की दूरी बढ़ती जाती है और जो अक्षांश है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसके साथ ही जो वनस्पति होती है वो भी कम होने लग जाती है। सूरज की जो किरणें होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे यानी कि 90 डिग्री तक आते हैं तो जो सूरज की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम रहने लग जाता है। इसी तरीके से समुद्र तल से दूरी, यानी कि अगर कोई भी एरिया है वो समुद्र तल के पास में है तो वहाँ पर क्या होगी कि जो हवाएं चलेंगी वो आर्द्रता वाली होंगी, क्योंकि वो समुद्र से आर्द्रता ले लेंगी और वहाँ पर जैसे ही जाएंगी कंट्री में वहाँ पर बारिश कर देंगी। तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर समुद्र के पास में है तो वहाँ पर अच्छी बारिश होगी, लेकिन जितना वो समुद्र से दूर होगा तो जो पवनें होती हैं वो धीरे धीरे शुष्क होने लग जाएंगी। तो सेम बात है। ठीक है, इसके अलावा महाद्वीप में महासागर, सेम वही बात है कि अगर किसी जैसे यूएसए है उसकी ऐसी दशा है तो उसके चारों तरफ महासागर है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी हवाएं हैं वो आर्द्र होंगी और वहाँ पर बारिश वगैरह हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु इस तरीके से है। और जहाँ पर महासागर है वहाँ की जलवायु नम ठंडी होती है। लेकिन अगर मान लो कोई एक देश है जैसे कि चीन, उसके क्या है कि काफ़ी जो एरिया है वहाँ पर
स्थल भाग है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर है जो वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब है ऊंचावच। ऊंचावच में आप क्या लिखोगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो उच्च इलाके यानी कि पर्वतीय प्रदेश की तुलना में, यानी कि वहाँ पर क्या टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जबकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वहाँ पर टेम्परेचर कम रहने लग जाता है। तो अगर आपने यानी कि ये सारी बातें आपने भारत के एरिया में भी पढ़ रखी है, तो सेम वही चीज़ है ऊंचावच से रिलेटेड। अगला है वनस्पति। जिस एरिया में वनस्पति ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है कि बारिश भी ज़्यादा होगी, लेकिन जिन एरिया में वनस्पति ही नहीं होगी वहाँ पर बारिश भी कम होगी। जैसे कि जो चीन में जो भी मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, तो वहाँ पर क्या मरुस्थलीय इलाका है, जिसके कारण वहाँ पर वनस्पति नहीं है और वहाँ पर बारिश कम होती है। लेकिन अमेरिका वाला जो एरिया है वहाँ पर भी क्या है कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ वनस्पति ही नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर भी जो बारिश है वो कम होती है। ऐसी आप वहाँ पर लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई। सेम वही बात है कि अगर समुद्र तल के पास में होगा तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर ठंडक रहेगी। बीच वाला एरिया आपको पता ही है कि कितना, यानी कि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो सम यानी कि इक्वल रहता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। लेकिन जैसे जैसे तापमान समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। वो चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है जलवायु से रिलेटेड, पहले आप ये वाले पॉइंट्स लिख देना। देन जिस भी प्रदेश की जलवायु पूछी गई आप बता देना कि इस प्रदेश की ये वाली जलवायु है। जो भी बातें आपने इन पॉइंट्स में लिखी है सेम वही बातें आप एक पैराग्राफ बनाकर उसमें लिख देना। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको ये लगता है कि आप कल पास भी नहीं हो पाओगे, तो ये सब बातें लिख दोगे तो नॉर्मल सी बात है पास तो आप हो ही जाओगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं उद्योग से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आए, श्रीलंका का है, चाहे बांग्लादेश का है, नेपाल, चीन, अमेरिका, जिस मर्जी से रिलेटेड आता है क्वेश्चन, अगर ये आता है कि उद्योग के बारे में बताओ, फिर तो आप 4-5 उद्योग लिख देना। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग लिख दिया, लोहा इस्पात उद्योग लिख दिया, चीनी उद्योग लिख दिया, 2-3 और उद्योग जैसे खनिज पदार्थ जो भी उद्योग होते हैं वो सब। ठीक है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर उद्योग के बारे में पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछ ले या लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पूछ ले, तो आपको किस तरीके आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर ये जो पॉइंट्स है वो हर एक उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो जाएंगे कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, स्थानीयकरण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, पहले उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हमें सूती वस्त्र उद्योग लगाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर जिस भी एरिया में हमें सूती वस्त्र उद्योग लगाना है वहाँ पर हमें कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या हो जाता है, कपास। तो कपास उपलब्ध होनी चाहिए जिसके बेस पर हम उस उद्योग, उस इंडस्ट्री की स्थापना कर सकें। उसके बाद है शक्ति के संसाधन, यानी कि उद्योग में बहुत सारी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है जिसके बेस पर हम सूती वस्त्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए वहाँ पर क्या है कि हमें शक्ति के संसाधन जैसे कि कोयला वगैरह इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जिन एरिया में कोयला वगैरह अच्छी मात्रा में मिलता है वहाँ पर क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग या फिर जो भी लोहा इस्पात उद्योग है उनका, यानी कि उनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हो बाजार की उपलब्धता, यानी कि जो भी तैयार माल किया गया है उसके लिए बाजार भी होना चाहिए, पास में बाजार होना चाहिए जिससे कि जो भी तैयार माल है उससे बेचा जा सके। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका सस्ते श्रमिक। उद्योग उन एरिया में यानी कि स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो, जिससे कि सस्ते श्रमिक मिल जाए। मान लो कि अगर ऐसे एरिया में उद्योग स्थापित किया जाता है जहाँ पर लोग कम हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको श्रमिक की ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या है मजबूरी में आपको ज़्यादा यानी कि उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए उद्योग ऐसे एरिया में यानी कि स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो, जिससे कि जो श्रमिक है वो सस्ते में मिल जाए। इसके बाद है मांग, यानी कि जिस भी चीज़ की आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, उसकी मांग भी होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की मांग ही नहीं है और आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो तो उन चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक कि उनकी कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है, डिमांड होने पर ही हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है पूंजी, कि कच्चा माल को खरीदने के लिए, शक्ति के संसाधन को खरीदने के लिए, मशीनरीज को खरीदने के लिए, श्रमिकों को देने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या कि पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी उद्योग की स्थापना करनी है तो पूंजी चाहिए। ये पॉइंट आप लिख देना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जैसे जिस भी
आपने यूनिट के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसमें जैसे अमेरिका का पढ़ रखा है तो अमेरिका के कुछ जगह के नाम लिख देना कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं, यहाँ पर बहुत सारी डिमांड है, कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता है, शक्ति के संसाधन भी उपलब्ध हो जाते हैं, बाजार की भी उपलब्धता है, यहाँ पर सूती वस्त्र की मांग भी है, श्रमिक भी सस्ते मिल जाते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी उद्योगपति हैं जिसके थ्रू वो अपनी पूंजी के द्वारा उद्योगों की स्थापना कर देते हैं। सेम चीज़ चीन के लिए अप्लाई होगी, सेम ही बात है जो वो आप दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उन सब पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जो लोहा इस्पात उद्योग आता है तो सेम यही जो 6-7 पॉइंट है वो आप लोहा इस्पात के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके तो आप इजी वे में कर लोगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मान लो किसी देश की फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जिस भी यूनिट की अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो या फिर जो भी आपने कंट्रीज़ को पढ़ा है उनके जो भी प्लेसेस मेन होते हैं ना उनके आप नाम याद कर लो। जैसे कि अब इंडिया है तो इंडिया में जो भी मेन प्लेस हमें पता ही है कि मुंबई है और दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, ये वाले मेन एरिया है। वैसे ही हर एक कंट्री के कुछ मेन एरियाज़ वगैरह होते हैं, स्पेशली राजधानी, ठीक है, जैसे कि चीन की बीजिंग हो जाएगी, ये सब चीज़ें। अब आपको क्या करना होता है, जैसे कि फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी फसल के लिए, पहली बात की जो फसल है जैसे कि गेहूँ, वो कौन सी फसल है, रबी की है या फिर खरीफ की है। अगर रबी की फसल है तो आप लिख दोगे कि ये रबी की फसल है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इतनी यहाँ पर वर्षा चाहिए, इससे ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए ये मिट्टी चाहिए, ये सारी बातें लिख दी। फिर आप जो भी आपने जैसे चीन से रिलेटेड फसल का क्वेश्चन आया है या फिर अमेरिका से रिलेटेड फसल का क्वेश्चन आया है तब आप क्या करोगे, अब 2-3 आप उस कंट्री के जो भी प्लेसेस वगैरह होते हैं उनके नाम लिखकर कह दोगे कि इन एरिया में गेहूं की कृषि की जाती है। सेम वही बात अगर फिर आप गेहूं के बाद अगला पॉइंट चावल का बना देना, फिर चावल के बारे में बताना कि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये खरीफ की फसल है, ये जून जुलाई में उगाया जाता है, इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, इतनी बारिश चाहिए, इस प्रकार की मिट्टी चाहिए। सेम वही बातें आप लिख देना। उसके बाद कुछ कंट्री जो भी कंट्री में आपने नाम पढ़ रखे हैं प्लेसेस के, वो प्लेसेस लिख कर कह देना कि यहाँ पर इन एरिया में चावल उगाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कपास, तो कपास के बारे में भी सेम वही बातें। चीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो चीन की जगह के नाम लिख देना, अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अमेरिका की जगह के, अफ्रीका का है तो अफ्रीका से। मेन बात ये कि अगर फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या कि फसलों के नाम लिखने हैं, फसल रबी की है या खरीफ की है, ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है या शीत ऋतु में उगाई जाती है, टेम्परेचर कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, फिर कुछ नाम जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है गन्ने से रिलेटेड। तो गन्ने के लिए देखो यहाँ पर विश्व में चीन का 4th स्थान है और एशिया में 2nd, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सिक्यांग और हनान द्वीप है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और ये उष्ण और उपोष्ण अंकुर के लिए इसको 20 दिन का टाइम लगता है, फसल बढ़ने में 20 से 25, ये सारी बातें सेंटीमीटर टेम्परेचर चाहिए, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए, मिट्टी उपजाऊ और चिकनी होनी चाहिए, इसके लिए श्रम अधिक चाहिए होता है क्योंकि इसको रोपने, निराई, खाद, सिंचाई, काट कर इकट्ठा करने, इन सब के लिए क्या अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आपने 2-3 जगह लिख दी, बस आपका फसल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है कृषि से रिलेटेड वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से चार यहाँ पर मैंने फसलों के बारे में बता दिया। अगर आपको और लिखना है तो 2-3 फसलों के बारे में आप लिख देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, ये तो आपका नदियों से रिलेटेड है जो कि अमेरिका का, ये हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, तो यहाँ पर है चीन से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप एक जो यूनिट पढ़ रहे हो तो उस यूनिट में भौतिक प्रदेश आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। भौतिक प्रदेश इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि इससे आपको एक तो जगह के नाम याद हो जाएंगे, सेकंड बात की क्वेश्चन आ भी सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो मैप है ये चीन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये वाला जो मैप है ये चीन के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है। अब आपने जैसे चीन के भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, अब क्या करना है 4 पेजों में आपने वो अपना आंसर लिख दिया। और इसके बाद क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जो मैप होता है ना वो आपको 2nd या 3rd पेज पर बना देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैप देखकर आपका जो एग्जामिनर होता है वो पहले ही खुश हो जाता है और आपको नंबर अच्छे दे ही देगा। अब जैसे यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारे आप नाम लिखो, कुछ लिख देना, जैसे कि यहाँ पर लोएस का पठार लिखा हुआ है, सिंगलिंग की पहाड़ियाँ हैं, कुनलुन की पहाड़ियाँ हैं, अल्ताई पर्वत है, ठीक है। ये जो 3-4 आपने जैसे यहाँ पर तिब्बत लिखा हुआ है, हिमालय लिखा हुआ है, रेड बेसिन लिखा हुआ है,
ये 4-5 आपने नाम लिख दिए, मैप बना दिया, एग्जामिनर खुश कि आपको पता है कि चीन का मैप ऐसे बनता है और आपको 3-4 प्लेसेस के नाम पता है, बस वो खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप बना सकते हो भौतिक प्रदेश में। और ये वाला जो मैप है ये आपका नदियों से रिलेटेड, अगर मान लो कि चीन का अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हो कि ऊपर आप मंगोलिया का पर्वत शो कर दोगे, फिर आप जो हवांगभो नदी है आप उसे शो कर देना, यांगटे सिक्यांग नदी को, सिक्यांग नदी, तिब्बत का पठार दिखा दिया। बस ये 3-4 आप नदियों के नाम लिख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको सारी नदियों के बारे में सब कुछ पता है, आप ये चीज़ लिख देना। नदियों से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी याद हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है खास, बस ये देख लो कि नदियाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। इतना आपने देख लिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि ये वाला जो एरिया है ये नदिया इलाका है, यहाँ पर नदियाँ बहती है जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य होता है, कृषि कार्य होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ पर गेहूँ, चना, जो भी चावल, गन्ना, कपास, ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। फिर इन फसलों को उगाने से कच्चा माल मिलता है और इन्हीं के बेस पर यानी कि इंडस्ट्रीज, उद्योग वगैरह लगाए गए हैं। कच्चे माल को उद्योगों तक लेके जाने के लिए यहाँ पर परिवहन की सुविधा भी अच्छी की गई है। तो बस आपको बस इतना बताना चाहिए कि नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से निकलती है, उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है कि ये नदी यहाँ से वहाँ बहती करती है, ज़रूरी नहीं है सारा लिखना। अंदर अपनी ही बातें लिख देना, बस नदियों के नाम सही होने चाहिए, ठीक है। और जो मैप बना रहे हो उसमें अगर आप 4-5 को ही शो कर रहे हो तो इतना ध्यान दे लेना कि वो 4-5 नाम आपके सही होने चाहिए। इसके बाद ये जो आंसर है ये आपका अमेरिका के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल नई शुरुआत जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ये पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जैसे अमेरिका का क्या है आपने लिख दिया कि ये भौतिक प्रदेश है, आपने जैसे 8 नाम पहले लिख दिए। आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं है, आपको ये पता है कि आप 5 पेज नहीं भर सकते हो, तो इससे सबसे अच्छी टेक्निक बताऊँ मैं आपको। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने कोई भी भौतिक प्रदेश से रिलेटेड करना है तो थोड़ा बहुत पहले आप जैसे यूएसए से रिलेटेड है तो यूएसए के बारे में थोड़ा बहुत बता दो कि यूएसए की स्थिति कहाँ पर है, फिर उसे कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनके आप यहाँ पर जैसे ये नाम लिखे हुए हैं 8 नाम, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि आपने एक पेज तो ऐसे ही भर देना है। उसके बाद जैसे आप पॉइंट बनाते हो तो यहाँ पर आपने पॉइंट बनाया, अंडरलाइन किया, एरो का निशान लगाया, फिर नीचे वाले से आप अपना आंसर लिखना शुरू करो। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये अमेरिका का भौतिक प्रदेश है, आप देख लो। और इसके साथ ही आप एक पेज पर तो मैप ही बना लोगे तो वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हो। और जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपके जो सेक्शन ए है उसमें आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने पेपर में लिख दिया सेक्शन ए, ठीक है, यहाँ पर आपने 7 क्वेश्चन कर दिए। मान लो कि वो 7 क्वेश्चन आपके 2.5 पेज में कवर होते हैं, तो आपको क्या करना है कि वो ज़्यादा पेज है ना उसे वैसे ही छोड़ देना है। अगले पेज पर आपको क्या लिखना है, सेक्शन बी। फिर आप जैसे सेक्शन बी में एक क्वेश्चन करते हो, वो आपका अगर 2.5 पेज में कवर होता है तो वो ज़्यादा पेज है उसको छोड़कर अगले पेज से अपना नेक्स्ट न्यू आंसर है जो वो शुरू कर दो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 3 पेज नहीं कवर कर रहे हो, 2.5 पेज ही कवर कर रहे हो, तो उस पेज को वहाँ छोड़ के नेक्स्ट से, मीन्स कि जो भी आप अपना नया आंसर शुरू कर रहे हो वो नेक्स्ट पेज से करो। ऐसा नहीं है कि एक आंसर आपने कर लिया, आधा पेज रह गया, उसी आधे पेज के नीचे आपने न्यू आंसर करना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना, अगले पेज से शुरू कर देना। बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो पेज, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये होता है कि जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी है वो पेजेस के बेस पर अच्छे नंबर देती है, जितने ज़्यादा हम पेज भरेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। पहली बात तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, अगर आपने सही नहीं लिखा है तो भी वो चीज़ गलत ही होती है। बट हाँ, अगर आपको ये चीज़ लगती है तो आपको पेज किस तरीके से कवर करनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो इस तरीके से आप ये कर लेना। यहाँ पर बनाया गया है अमेरिका के भौतिक प्रदेश के बारे में, तो आप ये देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर रोकिस पर्वत लिखा है, प्रशांत महासागरीय घाटियाँ व पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय अपलेशियन पर्वत है, तटीय मैदान, ये सारा एरिया है, ठीक है। कोई भी भौतिक प्रदेश आता है तो नॉर्मल सी बात है कि एक तरफ तो वहाँ पर होगा मैदान, मैदान है तो वहाँ नदियाँ होंगी, नदियाँ हैं तो वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है तो ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ कृषि है, कृषि है तो उद्योग है, कच्चे माल को उद्योगों तक लेके जाने के लिए वहाँ परिवहन भी होंगे, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो भी अच्छी होगी।
अगर पर्वतीय इलाका है तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर कृषि कम होगी। ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जनसंख्या भी कम होगी। वहाँ पर कृषि कम होगी, जनसंख्या कम होगी, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी नहीं होंगी, और इसके अलावा वहाँ पर परिवहन की सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं होंगी। तो सेम वही बातें होती हैं, घुमा फिरा कर आती हैं। 1 या 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो जैसे 5 क्वेश्चन जो भी आपके 1 यूनिट से बनते हैं, तो वही चीज़ें आपको बस लिखनी होती हैं, पॉइंट्स के नाम आपको चेंज करने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत पेपर के बारे में बता दिया है। होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल होगा थोड़ा बहुत। एंड अगर किसी का टेलीग्राम चैनल नहीं भी बन रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हैं, नहीं चलाते हैं, तो आप ऐसा करो कि इन पेजेस के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ये सारे जो पेजेस हैं वो शो कर देती हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कल के एग्ज़ाम के लिए। पेपर में स्ट्रेस मत लेना, पेपर इजी ही होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो स्ट्रेस लेने के बजाय जो कुछ भी आपको पता होता है आप वही उसमें लिख देना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्जामिनर फेल कर देगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कॉपी को खाली मत छोड़ना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इन सब के। ये वाला जो है ये भौतिक प्रदेश चीन के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है, एंड ये वाला चीन के अपवाद तंत्र से। ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये गेहूं से रिलेटेड है। बस आप ये मत लिखना कि चीन का कौन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीन का 3रे नंबर पे स्थान है गेहूं में, ये चीज़ें आप मत लिखना, क्योंकि आप ये वाला जो आंसर है वो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे अफ्रीका का क्वेश्चन आ रहा है, श्रीलंका का आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, जिस मर्जी का आ रहा हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, तो फर्स्ट यूनिट में आपको जो भौतिक प्रदेश, ठीक है, एक तो मानसूनी प्रदेश और एक प्रेरी प्रदेश, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। कोई भी एक यूनिट अमेरिका की या फिर चीन, दोनों में से कोई एक यूनिट अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि जो 4th 5th है उसमें 2 कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप जो अफ्रीका है उसके खनिज संसाधन के बारे में पढ़ लेना, एंड जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ लेना। औद्योगिक प्रदेश में क्या होता है कि बस आपको किसी कंट्री का नाम लिखना होता है और ये बताना होता है कि इस एरिया में ये वाले उद्योग है, 10-15 उद्योगों के नाम लिख देना। यहाँ पर सुविधाएं हैं कि यहाँ पर कच्चा माल मिल जाता है, यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, सेम वही बातें हैं। बस आपको औद्योगिक प्रदेश में उस प्रदेश का नाम लिखना होता है। उसके बाद आपको ये बताना होता है कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं, फिर इन उद्योगों की स्थापना यहाँ पर क्यों हुई है। क्यों में आपको ये जो 6 पॉइंट्स हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, संसाधन शक्ति के हैं, बाजार की उपलब्धता है, सस्ते श्रमिक हैं, मांग है, पूंजी है, ये सारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। एंड होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।